पाकिस्तान एक बार फिर से सिख श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर साहिब गलियारे को खोलने की तैयारी कर रहा है। इसकी जानकारी पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने दी है, लेकिन दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान का यह प्रस्ताव खारिज कर दिया है। भारत सरकार का यह कहना है कि यह सद्भावना के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश है। समझौते के मुताबिक दोनों सरकारों को दोबारा से करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए एक दूसरे को एक सप्ताह का वक्त देना जरूरी है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान ने हमेशा से बहुत ही बेकरारी और दिलचस्पी दिखाई है। अब जब कोरोना महामारी के चलते ये कॉरिडोर बंद हुआ तो पाकिस्तान ने बिना भारत से सलाह किए कॉरिडोर खोलने की तारीख का ऐलान कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान सिख श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर कॉरिडोर को करीब 3 महीने बाद 29 जून को खोलना चाहता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि 29 जून को महाराज रणजीत सिंह की पुण्यतिथि है। हम चाहते हैं कि इस दिन कॉरिडोर खुल जाए। इसके लिए हम भारत से बात कर रहे हैं। इधर भारत सरकार ने पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर को मौजूदा हालात में फिर से खोलने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। भारत सरकार ने कहा है कि यह सद्भावना के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश है। समझौते के मुताबिक दोनों सरकारों को दोबारा करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए एक दूसरे को एक हफ्ते का वक्त देना जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ 2 दिन के अंदर ही कॉरिडोर को फिर से खोलने की बात कर रहा है। अब इस मामले में आखिरी फैसला गृह मंत्रालय लेगा। दरअसल भारत ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए 15 मार्च को करतारपुर कॉरिडोर को बंद करने का फैसला लिया था। पहले इसे 31 मार्च तक बंद किया गया था, लेकिन बाद में अनिश्चितकाल के लिए बंद रखने का फैसला किया गया। इधर पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के साथ ही सिखों की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग का समर्थन किया है। SGPC सदस्य राजेंद्र सिंह मेहता ने कहा कि अगर करतारपुर कॉरिडोर खोला जाता है तो ये अच्छी बात है। जब सरकार अनलॉक के अलग अलग फेज में तमाम स्थानों को खोल सकती है, तो ऐसे में सिखों के सर्वोच्च धार्मिक स्थल को जोड़ने वाले करतारपुर कॉरिडोर को खोलने में आखिरकार क्या समस्या है। अकाली दल ने कहा कि जब हमारे देश में तमाम गुरुद्वारे और धार्मिक स्थल खुल चुके हैं, तो ऐसे में अगर पाकिस्तान करतारपुर साहिब गुरुद्वारे को खोलने को तैयार है, तो इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं बीजेपी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर सिखों की आस्था के साथ जुड़ा मसला है। इस पर अंतिम फैसला भले ही भारत सरकार को लेना है, लेकिन अगर हमारे देश में गुरुद्वारे खुल सकते हैं, तो करतारपुर कॉरिडोर को भी एक प्रोटोकॉल तय करने के बाद खोल दिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि इस समय भारत और पाकिस्तान दोनों देश कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ चीन के साथ भी बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है, जिसके चलते माना जा रहा है कि भारत सरकार अभी इस पर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहती है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार नियंत्रण रेखा पर सीज फायर की आड़ में आतंकियों को भारत में प्रवेश करवा रहा है, जिसके चलते भारत सरकार अभी नरमी के मूड में नहीं दिख रही है। हालांकि अभी अंतिम फैसला गृह मंत्रालय को लेना है और इसके बाद ही ये तय हो सकेगा कि कॉरिडोर खोला जाए या नहीं। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। जहां शनिवार को मरीजों की संख्या 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई थी, तो वहीं मृतकों की संख्या भी 5 लाख के पार पहुंच गई है। फिलहाल हर रोज बढ़ते मामलों ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। इस रिपोर्ट में देखिए।
दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब 1 करोड़ से ज्यादा मामले हो गए हैं। 180 दिन से पूरी दुनिया इसकी गिरफ्त में। इस वायरस के बारे में चीन ने पहली बार 31 दिसंबर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जानकारी दी थी। तब चीन में 54 मामले थे। इसके 3 महीने बाद ही 200 से ज्यादा देशों की लगभग पूरी आबादी इसकी चपेट में आ गई। वहीं महामारी की शुरुआत बेशक चीन से हुई थी, लेकिन आज अमेरिका, ब्राजील, रूस, भारत और ब्रिटेन दुनिया के 5 सबसे ज्यादा संक्रमित देश हैं। इन देशों में संक्रमण के 53% मामले हैं। चीन में रोजाना मिलने वाले कोरोना के मामले 6 मार्च के बाद 100 से कम हो गए। 3 महीने में ही चीन ने करीब महामारी पर काबू पा लिया। यहां अब तक 83,000 से ज्यादा मामले मिल चुके हैं, जबकि केवल 4,634 लोगों ने ही जान गंवाई है। वहीं इसके अलावा अगर बात करें चीन के पड़ोसी देश भारत की, तो यहां शुरुआती दौर में कोरोना की रफ्तार काफी कम रही, लेकिन अप्रैल में मामले तेजी से बढ़े। बता दें कि भारत में रविवार शाम तक करीब 5,38,000 मामले थे, जबकि मृतकों की संख्या 16,247 पर पहुंच गई। इसके अलावा अगर रिकवरी की बात करें तो देश में इलाज के बाद 3,16,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं इन सब के बीच अगर पूरे विश्व में संक्रमण की रफ्तार देखें तो पहले 25 लाख मामले आने में 111 दिन लगे थे, फिर मात्र 67 दिन में 75 लाख मामले सामने आ गए, यानी एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मामले। दुनिया भर में संक्रमण के मामले इतने हैं कि कई देशों की आबादी भी इससे कम है। पूरी दुनिया में 144 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 करोड़ से कम है। इसमें इजराइल, यूएई, ऑस्ट्रिया, बेलारूस जैसे देश शामिल हैं। हालांकि दुनिया भर में संक्रमित हुए करीब 55 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट 54.08% है, मतलब हर 100 में से 54 मरीज ठीक हो रहे हैं। दुनिया के 5 सबसे प्रभावित देशों में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट रूस का है, जहां 61.88% लोग ठीक हुए हैं। इसके बाद भारत का, जहां पर 58.08% लोग ठीक हुए हैं, और इसके बाद ब्राजील का 54.49% लोग यहां पर ठीक हुए हैं, और अमेरिका का 41.86% है। ब्रिटेन में ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा न मिलने की वजह से रिकवरी रेट का पता नहीं चल पाया है। वहीं इस दौरान दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 5 लाख से ज्यादा हो गई है। दुनिया का डेथ रेट 5.01% है। 5 सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में सबसे ज्यादा डेथ रेट ब्रिटेन का 14.03% है। इसके बाद अमेरिका का 4.99% है, ब्राजील का 4.38%, भारत का 3.07% है। दुनिया में सबसे कम डेथ रेट रूस का है, 1.42% यहाँ का डेथ रेट है। गौरतलब है कि इस समय दुनिया भर के तमाम देश कोरोना वायरस की चपेट में हैं। जहां कुछ देशों में अब कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं है, तो वहीं अमेरिका, ब्राजील, रूस, भारत और ब्रिटेन में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिससे इन देशों के साथ ही अन्य देश भी प्रभावित हो रहे हैं। न्यूज़ डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज़। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी संकट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहीं उनके इन्हीं सवालों पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। शाह ने बयान देते हुए कहा है कि उन्हें ऐसे समय में इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए जिससे कि पाकिस्तान या चीन खुश हों। लद्दाख मसले पर केंद्र सरकार को घेर रहे राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। अमित शाह ने कहा कि वह चर्चा से नहीं डरते। राहुल गांधी कभी भी संसद में भारत चीन पर बात कर सकते हैं, लेकिन जब जवान चीन का सामना कर रहे हैं उस वक्त ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे पाकिस्तान और चीन को खुशी हो। दरअसल शाह से राहुल गांधी के सरेंडर मोदी वाले बयान पर सवाल पूछा गया था, तो इस पर शाह ने कहा कि संसद होनी है, चर्चा करनी है, आइए करेंगे चर्चा, कोई नहीं डरता चर्चा से। 1962 से लेकर अब तक की स्थिति पर 2-2 हाथ हो जाएं, मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है,
उस वक्त ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे पाकिस्तान या चीन को खुशी हो। वहीं अमित शाह ने आगे कहा कि सरकार भारत विरोधी प्रोपेगेंडे से लड़ने में सक्षम है, लेकिन यह देखकर दुख होता है कि इतनी बड़ी पार्टी का पूर्व अध्यक्ष ऐसी ओछी राजनीति करता है। सरेंडर मोदी वाले ट्वीट का आगे जिक्र करते हुए शाह बोले कि कांग्रेस और राहुल को खुद इस बारे में सोचना चाहिए। उनकी इस बात को पाकिस्तान और चीन में लोग हैशटैग बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस को इसके बारे में सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी के नेता का हैशटैग चीन पाकिस्तान को बढ़ावा देता है, और वह भी ऐसे संकट के वक्त में। ऐसे सक्षम है, मगर दुख तब जो होता है इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है कि इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है। मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में जी पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं। दरअसल LAC विवाद पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी वास्तव में सरेंडर मोदी हैं। इससे पहले और बाद में भी राहुल गांधी लद्दाख मामले पर सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं। तो इधर मन की बात कार्यक्रम से पहले भी राहुल गांधी ने कहा था कि राष्ट्र सुरक्षा पर बात कब होगी। हालांकि मन की बात में ही पीएम मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया। मोदी ने कहा कि भारत दोस्ती और दुश्मनी दोनों निभाना जानता है। दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है, और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और सही जवाब देना भी जानता है। गौरतलब है कि चीन मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेता भी जवाबी प्रहार कर रहे हैं। फिलहाल इस समय दोनों पक्ष अपने वर्चस्व की लड़ाई को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब बॉर्डर पर हालात इतने तनावपूर्ण हैं, तो क्या ऐसे में दोनों पक्षों को आपस में मिलकर कोई साझी रणनीति तैयार नहीं करनी चाहिए ताकि देश के दुश्मनों से निपटा जा सके। न्यूज़ डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज़। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत और चीन के बीच 15 जून को हुए खूनी संघर्ष की अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। इसे लेकर के अब एक और नया खुलासा हुआ है, जिसने चीन की शातिराना हरकत का खुलासा कर दिया है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। पंद्रह जून को गलवान घाटी में हुई भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प को लेकर चीन के आधिकारिक मिलिट्री न्यूज़पेपर चाइना नेशनल डिफेंस न्यूज ने एक बड़ा खुलासा किया। न्यूज़पेपर के मुताबिक चीन ने 15 जून को गलवान हिंसक झड़प से पहले अपने सैनिकों को ट्रेन किया था। उसने सीमा के नजदीक ही मार्शल आर्टिस्ट और एक्सपर्ट्स माउंटेन क्लाइंबर भेजे थे। इसमें तिब्बत के एक मार्शल आर्ट क्लब के लड़ाके शामिल थे। तो वहीं चीन के सरकारी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि चीनी सैनिकों को फुर्तीला और फिट रखने के लिए यह कदम उठाया गया था। आपको बता दें कि तिब्बत की राजधानी लहासा में चीन ने 5 मिलिशिया डिवीजन को तैनात किया था। इसमें माउंट एवरेस्ट टॉर्च रिले टीम के पूर्व मेंबर और मार्शल आर्ट क्लब के लड़ाके शामिल थे। तो वहीं माउंट एवरेस्ट टॉर्च रिले टीम के मेंबर पहाड़ों पर काम करने में ट्रेंड होते हैं, जबकि मार्शल आर्टिस्ट खतरनाक लड़ाके होते हैं। इन्हें जवानों को फुर्तीला बनाने और ट्रेन करने के लिए तैयार किया गया था। दरअसल मिलिशिया डिवीजन आधिकारिक आर्मी नहीं होती है, यह सेना के मदद के लिए होती है। अखबार में तिब्बती राजधानी लहासा में सैकड़ों नए सैनिकों की सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई दी गई। वहीं इस बारे में तिब्बत कमांडर वांग हाईजियांग का कहना है कि फाइट क्लब से जुड़ने से सैनिकों की ताकत और तुरंत जवाब देने की क्षमता बढ़ेगी। हालांकि अभी यह नहीं बताया गया कि इनकी तैनाती मौजूदा तनाव की वजह से देखते हुए की गई थी। दरअसल गलवान संघर्ष के बाद से ही चीन की मीडिया तेवर दिखा रही है। मीडिया में तिब्बत में चीनी सेना के बड़े सैन्य अभ्यासों को आक्रामक तरीके से दिखाया जा रहा है। हालांकि चीन को भी पता था कि 1996 और 2005 के समझौतों की वजह से वो हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने सैनिकों को मार्शल आर्टिस्ट से ट्रेनिंग दिलवाई। वहीं दूसरी तरफ अभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। चीन की यह गतिविधियां LAC के 10 किलोमीटर एरिया में जारी हैं। ऐसे में भारत ने भी अब पीपल्स लिबरेशन आर्मी को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी की है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक LAC पर चीन के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर पर नजर रखने के लिए सेना ने पूर्वी लद्दाख में आकाश एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया। इससे भारतीय सेना आसानी से चीन की हरकतों पर नजर रख सकती है। ऐसे में अगर चीन का कोई भी विमान LAC क्रॉस करेगा तो उसे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तुरंत मार गिराएगा। गौरतलब है कि भारत चीन बॉर्डर पर चीन लगातार आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना के जज्बे और जुनून को देखते हुए चीनी सेना का सारा जोश ठंडा पड़ता जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स में भी चीन के पीछे हटने की चर्चाएं तेज हैं। न्यूज़ डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज़।
लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद से ही भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच जम्मू कश्मीर सरकार के आदेश के बाद वहां के लोगों में चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सरकार ने 2 महीने के लिए एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक करने का आदेश दे दिया है और इसके अलावा सुरक्षा बलों के लिए स्कूलों को भी खाली करने का आदेश दे दिया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव को लेकर अब जम्मू कश्मीर सरकार ने 2 अलग अलग आदेश जारी किए, जिसके कारण वहां के लोगों में चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इनमें से एक आदेश में कश्मीर के लोगों से कम 2 महीने के लिए एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक दूसरा आदेश भी जारी किया गया। दूसरे आदेश के मुताबिक गांदरबल में सुरक्षा बलों के लिए स्कूल की इमारतों को खाली करवाने के आदेश दिए गए। तो वहीं कश्मीर में गांदरबल जिला लद्दाख के कारगिल से सटा हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि सरकार के आदेश कश्मीर में दहशत पैदा कर रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार ने एक बैठक में घाटी में एलपीजी के पर्याप्त स्टॉक को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए। आदेश में कहा गया कि भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के कारण आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और इस आदेश को मोस्ट अर्जेंट मैटर के रूप में वर्णित किया गया। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ताओं के निदेशक के जरिए पारित आदेश में तेल कंपनियों से स्पष्ट रूप से कहा गया कि वह रसोई गैस के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध करवाएं जो 2 महीने तक रह सकें। आमतौर पर अत्यधिक सर्दियों की परिस्थितियों के दौरान इस तरह के आदेश आते हैं, जब बर्फ या भारी बारिश के कारण सड़क ब्लॉक होने का गंभीर खतरा रहता है। हालांकि गर्मियों के वक्त ऐसा आदेश आने पर कई सवाल खड़े होते हैं। वहीं एक अन्य आदेश में पुलिस अधीक्षक गांदरबल ने जिला के 16 स्कूलों, शिक्षण संस्थानों से इमारतों को खाली करवाने का अनुरोध किया। आदेश में कहा गया कि अमरनाथ यात्रा 2020 के मद्देनजर इन शैक्षिक केंद्रों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कंपनियों के आवास के लिए उपलब्ध करवाया जाए। आपको बता दें, गांदरबल कारगिल से सटा हुआ जिला है और लद्दाख का सड़क मार्ग इसी क्षेत्र से होकर जाता है। हालांकि इस आदेश पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के खतरे के कारण इस साल अमरनाथ यात्रा में भीड़ कम होने की संभावना है। तो वहीं दूसरी तरफ जानकारों का मानना है कि ऐसी स्थिति युद्ध के समय में ही होती है। हालांकि सरकार ने जम्मू कश्मीर में यह फैसला क्यों लिया है, इस पर अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। न्यूज डेस्क, स्पेशल रिपोर्ट, ANB न्यूज। लगभग पूरे देश में मानसून दस्तक दे चुका है। जहां पंजाब और दिल्ली में मानसून की दस्तक के बावजूद भी अभी तक रफ्तार नहीं पकड़ी है, तो वहीं बिहार और असम में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और इससे सटे पूर्वी भारत पर भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। अगले 12 घंटों के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम और असम और मेघालय में भी भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्वी मानसून तय समय से करीब 2 हफ्ते पहले ही पूरे देश पर छा गया है। उसका कहना है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्रा ने यह बताया है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बाकी इलाकों में बढ़ता जा रहा है।
वहीं आईएमडी के महानिदेशक मोहपात्रा ने यह भी बताया है कि साल 2013 के बाद पहली बार मानसून इतनी तेजी से पूर्वी हिमालय को बरसात से सराबोर कर रहा है। बिहार से लेकर पूर्वी विदर्भ तक झमाझम बरसात हो रही है। बंगाल की खाड़ी की ओर से दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के आने से बंगाल पूर्वी भारत में अगले 2 से 3 दिन में जमकर बरसात होने की संभावना है। 29 जून को बिहार से लेकर पूर्वी राज्यों में बेहद तेज बारिश होने की संभावना है। दरअसल बिहार में मानसून पूरे तौर पर सक्रिय है। ऐसे में मौसम विभाग ने फिर से भारी बारिश और वज्रपात को लेकर राज्य भर के लिए 72 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि अगले 72 घंटों में राज्य में कम से कम 100 मिमी बारिश होगी और अब तक हुई बारिश ने पिछले 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और राज्य में अब तक 254 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से 87% अधिक है। उधर उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में लोग गर्मी और उमस का शिकार हो रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आने वाले कुछ घंटों में यूपी के कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना है। उधर राजधानी लखनऊ में भी बौछारें पड़ने की उम्मीद है। वहीं इधर मध्य प्रदेश में वातावरण में मौजूद नमी के कारण प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में रुक रुक कर बौछारें पड़ने का सिलसिला जारी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वातावरण में बड़े पैमाने पर नमी मौजूद है। दिन में तापमान बढ़ते ही बारिश होने लगती है। बंगाल की खाड़ी में एक ऊपरी हवा का चक्रवात बनने जा रहा है। उसके आगे बढ़कर सक्रिय होने पर 29 जून से प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अच्छी बारिश की शुरुआत होने की संभावना है। वहीं इधर पंजाब में मानसून तो आ गया है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से रफ्तार नहीं पकड़ी है। शनिवार को कुछ हिस्सों में बारिश होने के बाद रविवार को फिर से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार से लेकर आगामी 3 जुलाई तक पंजाब में धूल भरी हवाओं के साथ बादल छाए रह सकते हैं और कई जिलों में बारिश की संभावना है। उधर असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। राज्य में बाढ़ से 2 और लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि राज्य में अब तक कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है और अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ का पानी राज्य के 21 जिलों में प्रवेश कर चुका है, जिससे 4.6 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। गौरतलब है कि देश के कुछ हिस्सों में इस समय तेज बारिश हो रही है, तो वहीं कुछ हिस्सों में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने पंजाब समेत कुछ अन्य राज्यों में जल्द बारिश का अनुमान जताया है, लेकिन अभी लोग उमस भरी गर्मी से जूझ रहे हैं। न्यूज़ डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज़। क्या बोलती दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।